सब लोग तकरीबन अब ये समझिए कि मिसाल के तौर पर ये एक सूबा है और उसके आपने हल्के बनाए हुए, ठीक है। लेट सपोज ये कितने हल्के हैं, तकरीबन कोई 50 हल्के बने हैं, 50। अब क्या हो रहा है कि इन 50 हलकों में से हर हल्के में लोग इलेक्शन लड़ेंगे और हर हल्के में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने भी लोग होंगे वो अल्लाह आपका भला करे इलेक्शन लड़ेंगे और जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो अपने हल्के से जीत जाएगा, ठीक है। और जब वो जीत जाएगा तो उसको सीट मिल जाएगी असेंबली के अंदर। तो 50 हल्के हैं तो इसका मतलब यह है कि 50 सीटें यहाँ से मिलने वाली हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक हल्का है, इसमें 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन होने से पहले आपको पता नहीं होगा कि आपको कितनी सीट्स मिलने वाली हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो मसला ये है, मिसाल के तौर पर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, MKM है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, मुस्लिम लीग नून वगैरह जितनी भी हैं, उनका एक एक नुमाइंदा हर हल्के में मौजूद है। अब किसी हल्के से जो है वो मुस्लिम लीग नून का बंदा जीत जाएगा, किसी हल्के से MKM का बंदा जीत जाएगा, किसी हल्के से कोई और जीत जाएगा। लेकिन ज़रा 1927 या 1928 को अगर आप देखें, या सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो 1916 में अप्रूव करवाया था मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। तो उस वक्त का अगर हम सिनेरियो लें तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा मसला जो है वो मुसलमान और हिंदू का है। फर्ज कर लीजिए कि ये जो हल्का है, इस हल्के में 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 लोग मुसलमान हैं उन 6 में से और 3 हिंदू हैं। इलेक्शन होने से पहले आप ये नहीं बता पाएंगे कि इस हल्के से मुसलमान जीतेगा या हिंदू। एक तरीका ये हो सकता है कि आप पॉपुलेशन रेशो देखें कि भाई अगर पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की ज़्यादा है तो मोस्ट प्रोबेबली हिंदू जो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा, और अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मुसलमान जो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है, हो सकता है कि मुसलमानों का इलाका हो लेकिन वहाँ पर किसी हिंदू कैंडिडेट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ हो तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हों। तो आपको इलेक्शन से पहले ये नहीं मालूम कि आपको कितनी सीट्स मिलने वाली हैं। तो कायदे आज़म ने इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को ज़रा बेहतर बनाने के लिए ये एक मशवरा दिया था या एक प्रपोज़ल दिया था कांग्रेस को कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करें। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि जो मुसलमानों के इलाके हैं वहाँ से जितने भी हल्के बनेंगे तो वहाँ से जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो मुसलमान होगा, और हिंदुओं के जो इलाके हैं वहाँ से जितने लोग इलेक्शन लड़ेंगे वो सारे हिंदू होंगे। उसका फ़ायदा होगा मुसलमानों को। मैंने आपको बताया ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो तादाद में कम होते हैं लोग, वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी का थोड़ा-सा इसमें इलाज हो जाता है, यूँ कह लीजिए कि थोड़ा-सा सिक्योर हो जाते हैं वो। क्योंकि मुसलमानों को इलेक्शन से पहले ये नहीं पता कि हमें इस सूबे से कितनी सीट्स मिलने वाली हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की सूरत में आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपको कितनी सीट्स मिलने वाली हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने अलग कर दिया, आपने कहा कि भाई जो मुसलमानों के इलाके हैं
वहाँ से मुसलमान ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब ये जो शुरू के 20 हल्के हैं, इसमें आपको ये पता चल गया कि भाई जीते कोई भी वो होगा मुसलमान, यानी कि यहाँ से हमें इलेक्शंस में 20 सीटें हमें मिलने वाली हैं। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट ना रखा जाए तो आप जो है वो डाउटफुल रहेंगे, आपको ये खदशा लगा रहेगा, आपके पास ये इनसिक्योरिटी होगी कि पता नहीं 50 में से कितनी सीट्स हमें मिलने वाली। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की सूरत में क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया कि आपको 20 सीट्स जो हैं वो मिलने ही वाली। इलेक्शंस होंगे, हर हर हल्के पे इलेक्शन होगा, हर हर हल्के पे लोग इलेक्शन लड़ेंगे, 2 3 4 5 जितने भी हों, और उनमें से जीतेगा कोई एक ही। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मिसाल के तौर पर ये जो हलका है, इस हलके पे 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं, जीतेगा उनमें से कोई एक। लेकिन आपको ये पता है पहले से कि वो जो भी जीतने वाला होगा वो मुसलमान होगा, यानी कि हमें जो सीट यहाँ से मिलने वाली है वो मुसलमानों को मिलने वाली है। ठीक हो गया? ये है भाई सेपरेट इलेक्टोरेट। मैंने आपको बताया कि 1916 में कायदे आज़म ने इसको कांग्रेस से अप्रूव करवा लिया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट जब आई तो नेहरू साहब ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं चलेगा। तो गोया कि उन्होंने सीधा सीधा सेपरेट इलेक्टोरेट का इनकार कर दिया। फिर उसके जवाब में जब कायदे आज़म ने अपनी रिपोर्ट पेश की और 14 पॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें उन्होंने दोबारा से सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है और उसका मुतालबा मुस्लिम लीग या कायदे आज़म क्यों कर रहे थे और उसका फ़ायदा किसको होने वाला था। अब आ जाइए ज़रा कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू साहब ने पेश की थी और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे। पूरी नेहरू रिपोर्ट का निचोड़ निकालें तो ये 3-4 बातें हमारे सामने आती हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि भाई आपकी यानी कि जो अंग्रेज़ हैं उनकी डोमिनेशन से हम आज़ाद होना चाहते हैं। हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जो कि डोमिनेंट स्टेटस रखता हो, यानी कि वो आपकी डोमिनेशन से और आपके इस प्रेशर से आज़ाद हो। जैसे कि दुनिया में बाकी मुल्क हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, इसी तरह हम भी इंडिपेंडेंट बनकर रहना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि इंडिया का जो गवर्नर जनरल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा इंडिया का, और उसकी वही पावर होगी जो कि ब्रिटिश क्राउन की है। जैसे क्या कहना चाहिए उसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जो कि आपके अपने यूके के अंदर
जो हैसियत रखती है वही हैसियत यहाँ का जो गवर्नर जनरल होगा उसको भी दी जाए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चलेगा, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सारे सिटीजन्स को दिए जाएंगे। ये नेहरू रिपोर्ट का निचोड़ है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, इसका निचोड़ अगर आप निकालें तो वो ये बनता है। ठीक है जी। अब इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ है। सबसे पहली चीज़ तो सेपरेट इलेक्टोरेट को ना मानने का मतलब ये है कि मुसलमानों की सियासत का गला घोट रहे हैं आप। तो इस रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात पेश किए, 14 पॉइंट्स पेश किए, और उसमें उन्होंने कोशिश की कि जो नेहरू साहब ने गलत बातें की हैं उनका जवाब दिया जाए, या यूँ कह लीजिए कि मुसलमानों के साथ जहाँ जहाँ ज़्यादती हो रही है उसको सही किया जाए। तो थोड़ा सा अगर हम दोबारा से पस मंज़र देखें, बैकग्राउंड देखें, तो सबसे पहले तो आया साइमन कमीशन। मैं आपको स्लाइड्स दोबारा दिखा दूं, कुछ लोगों ने स्लाइड्स कॉपी नहीं की। बात शुरू हुई साइमन कमीशन से। 1927 में सर जॉन साइमन को यहाँ भेजा गया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को और उनकी प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसमें 7 मेंबर्स थे। ठीक है, जॉन साइमन जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और इन्होंने जो अपना साइमन कमीशन की रिपोर्ट है वो पेश की 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन की तफसीलात जो हैं वो आपने देखा कि 7 मेंबर्स थे उसमें, जो कि सारे के सारे अंग्रेज थे, और उनको यहाँ भेजा गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उसमें इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था, जिस पर काफ़ी एतराज़ हुआ और बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत की गई और उसका बायकॉट किया गया। आप अगर गूगल इमेजेस में जाएं तो वहाँ पर आपको उन एहतजाज की और उन जो जो आप कह सकते हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी उसकी पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के बिलबोर्ड्स उठाए हुए हैं और उस पर ये लिखा हुआ है कि आप बिन बुलाए मेहमान हैं, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इंडियंस ने इसका बायकॉट कर दिया। ठीक है जी। अब उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसका भी बायकॉट हुआ। एक सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप कानून बना रहे हैं हमारे लिए, इंडियंस के लिए ना, और जो कमेटी कानून बना रही है उसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं। आपको क्या पता कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या पता कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, आपको क्या पता कि हम किस तरह का कानून हासिल करना चाहते हैं। तो आप अभी आए 1 महीने में, 2 महीने में आप किस तरीके से हमारे लिए कानून बनाएंगे। तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसका बायकॉट किया गया। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर क्यों शामिल नहीं है, तो उसका खड़ा सा जवाब ये मिला कि आप अभी इस लायक नहीं हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर सकें। ये जुमला जो है नेहरू साहब के दिल पे लगा और उन्होंने कहा कि ये तो आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि हम भी किसी काबिल हैं और हम भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की
और 1928 में इन्होंने ये नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू साहब जो हैं ये भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह लॉयर थे, और ज़ाहिर है कि कानून बनाने वाले का कानून जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कानून दान थे, इसलिए इन्होंने कानून बनाया और उस रिपोर्ट का नाम रखा नेहरू रिपोर्ट। और ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर इस नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी रिपोर्ट बनाई, और उसका नाम है 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, या कायदे आज़म के 14 नुकात। उसमें एक बात तो ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया जाए दोबारा, और दूसरी बात ये थी कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए। इसका मुतालबा नेहरू रिपोर्ट में भी किया गया था कि सिंध जो है उसको बम्बई से अलग किया जाए, और कायदे आज़म ने भी उसका मुतालबा किया। और फिर 1936 में सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया। 1936 में सिंध को बम्बई से अलग कर दिया गया था। ठीक है जी। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन आज नहीं, अपनी अगली क्लास में। आज की कहानी को हम यहीं पे रोकते हैं। आज जितनी बातें हुई उसके हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप पूछ सकते हैं। सर जी कहिए। सर सूबाई असेंबली आपने पार्लियामेंट के 4 हिस्से बताए थे, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट और चौथा क्या बताया था? सदर ममलिकत, सदर सदर। जो होता है ना, प्रेसिडेंट। और सर आपने पीएस 108, ये किस पीएस जो है वो कौन से उसका वो है सूबे ये का मैंने कोड टाइप? मैंने आप हाँ, ये मैंने आपको बताया था, जो हल्के बनते हैं उनका कोड होता है। पी से मुराद होता है प्रोविंस, और उसके बाद जो भी सूबा है उसके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पी एस का मतलब है प्रोविंस सिंध, और पी पी है प्रोविंस पंजाब। आप कहीं बाहर निकले ना, तो आप देखेंगे अब भी वो कुछ बैनर्स लगे हुए होते हैं, तो उस पे ये चीज़ें देखें, आपको नज़र आएगा। या गूगल पे अगर आप सर्च करें तो उसमें भी जो बैनर्स आपको दिखाई देंगे, जो इलेक्शन की कैंपेन चलती है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई होती है, कोड लिखे हुए होते हैं। सही। सर एक और बात, नेहरू रिपोर्ट का जो पहला पॉइंट है अंग्रेजों से टॉमन, वो एक बात क्लियर नहीं हुई, वो क्लियर कर दें। भाई 1928 में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान पे किसकी हुकूमत चल रही है? अंग्रेज़ों की। तो नेहरू साहब ने ये कहा था कि हम अपने लिए एक ऐसी रियासत चाहते हैं जिसमें आपकी ना चले, हमारी चले। जिस तरह दूसरे ममालिक हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जो भी फैसले उनको करने होते हैं वो करते हैं। इसी तरीके से हमें भी ये इख्तियार मिलना चाहिए। हमारे ऊपर आप क्यों मुसल्लत हुए हुए हैं? इन अदर वर्ड्स उसका मतलब ये था कि आप हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए और यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, हमें अपना काम खुद करने दीजिए। हमें एक खुद मुख्तारी इंडिपेंडेंट चाहिए। स्टेट चाहिए, खुद खुद मुख्तारी मुख्तारी। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही है सर, थैंक यू। ठीक हो गया भाई, और कोई सवाल और कोई मसला? चलें तो इसको यहीं पे रोकते हैं।
इंशाअल्लाह ताला आपसे होगी मुलाकात अगली क्लास में। खुश रहिए, अपने खर्चे पे मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।